The topic we are going to discuss today is vaccines. Vaccines are molecules or compounds which are used for boosting up the immune system. जब immune system immature होगा, it will really not developed. तो इम्यून सिस्टम हैज़ टू डेवलप इन सच अ वे कि कुछ मॉलिक्यूल और कंपाउंड यूज़ किए जाएं इन ऑर्डर टू फाइट अगेंस्ट पोटेंशियल इन्फेक्शंस और टू प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग पैथोजेंस. ये जो मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स हैं इम्यून सिस्टम को रेडी करेंगे ताकि इम्यून सिस्टम पोटेंशियल इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़ फ़ाइट कर सके. And basically this process is known as vaccination, and the molecules or compound used for this process is known as vaccines. In this chapter we will discuss in detail about nature of vaccines, the process of vaccination and immunization. So the process of so the vaccination process is also known as immunization. As you can see, immunization is written over here, because in this process we have to induce immune system in such a way that it should be ready in order to protect against any invading pathogen. So vaccination can be defined as the ways of providing specific protection against many common and damaging pathogens. अब यहाँ पे कॉमन पैथोजन मीन्स कि जो कि ऐसे पैथोजन जो एक कम्युनिटी या पॉपुलेशन में या ऑल ओवर द वर्ल्ड एंडेमिकली, एपिडेमिकली और पेंडेमिकली जिसके चांस हैं कि दोज आर प्रेजेंट, उन ऑर्गेनिज्म, उन पैथोजन के अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी बाय वेरियस वेज और मोड्स, इट वुड बी नाउन एज इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन. अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है कि स्टिमुलेशन इन दिस प्रोसेस देर वुड बी स्टिमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल इम्यून सिस्टम. मीन्स you have to stimulate immune system before the entry of that particular infectious agent. Most of the time it would be before the entry of particular pathogen, और चांसेस हैं कि ये आफ्टर द एंट्री ऑफ पार्टिकल पैथोजन भी हो सके, बट देयर विल बी डिफरेंट सिचुएशन दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन. अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट में डिस्कस किया गया है कि stimulation of humoral immunity for production of antibodies against pathogens. मीन्स अडेप्टिव इम्यूनिटी का जो ह्यूमोरल कंपोनेंट है या इनेट इम्यून सिस्टम का जो ह्यूमोरल कंपोनेंट है जिसमें सिक्रीटरी मॉलिक्यूल लाइक एंटीबॉडीज़ और साइटोकाइन सिक्रीशंस होती हैं, इट हैज़ टू बी इंड्यूस इन सच अ वे कि दोज मॉलिक्यूल्स शुड बी रेडी इन ऑर्डर टू फाइट अगेंस्ट दोज इन्फेक्शियस एजेंट्स. Then and on the other hand there is an other way of activating the immune system by activation of cell mediated immunity. Actually cell mediated immunity activation by providing specific T cells. अब cell mediated immunity is another arm of immune system जिसमें cell to cell interaction होगी. इसमें इस सेल टू सेल इंटरेक्शन के नतीजे में जो इन्फेक्शियस एजेंट है उसको किल किया जाएगा. सो इन दिस वे देयर विल बी द एक्टिवेशन ऑफ particular cells, that is T lymphocytes या T cells. Therefore cell mediative immunity has to be activated using T cell activation. It is very important. Now when there would be antibodies or certain humoral component, then their function will be neutralization of specific pathogen.
अब इनका जो फंक्शन है कि न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक पैथोजन, इसका मतलब ये है कि इनके मींस के इनके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ यूज़ किए जाएंगे, जो पैथोजन की एंटीजन है उसको स्पेसिफिकली दे विल मास्क, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मास्किंग यू कैन से दैट it would be neutralized depending upon the nature of pathogenesis and the site of infection or by pathogen. ये जो पॉइंट है कि वी कैन से दैट इट वुड बी न्यूट्रलाइज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ पैथोजेनेसिस एंड साइट ऑफ इन्फेक्शन बाय पैथोजन, इट डिपेंड्स कि पैथोजन की नेचर क्या है, कि वो कैसे डिजीज़ कॉज करता है, कि वो एंटीजन को यूज़ करता है एक्स्ट्रा सेलुलरली जो होस्ट सेल के जो होस्ट के सेल को इन्फेक्ट करता है, या इंटरसेलुलरली इन्फेक्ट करता है, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर इन्फेक्शन कॉज कर रहा है या इंट्रासेलुलरली कॉज कर रहा है। ये बेसिकली पॉइंट आएगा नेचर ऑफ पैथोजेनेसिस में। और यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है कि साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो साइट है जहाँ पे जाके इन्फेक्शन कॉज कर रहा है वो कहाँ कर रहा है, ब्लड में कर रहा है, टिश्यू में कर रहा है, या लोकलाइज्ड टिश्यू में कर रहा है। ऑल दिस फैक्टर्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड वैक्सीनेशन और वेज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सच काइंड ऑफ पैथोजन। सो यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है कि द टॉक्सिन प्रोडक्शन, सो द toxin production is neutralized by specific antibodies or antitoxin. The toxin production are toxins basically क्या है कि एक कुछ poisonous substance हैं जो produce by certain pathogen होंगे, after releasing these toxins वो फिर blood में enter हो जाएंगे and can damage the whole cell. For this purpose the neutralization process will be effective. अगर आप उन टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज कर दें बाय यूजिंग एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट दो टॉक्सिन, तो ये टॉक्सिन एंटीजन के तौर पे एक्ट करेंगे, और उनके अगेंस्ट अगर आप स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ यूज़ करेंगे सो दे विल बी बाइंड विद इट एंड अल्टीमेटली मास्क द effect of antigen, or neutralization process will be there. That is very important regarding the toxin producing pathogen. So the toxin get masked by antitoxin not able to bind its specific receptor on the target cell. ये point elaborate कर रहा है कि toxin will get masked while जो antitoxin है they are not able to bind to the specific receptor on the host cell. तो वो जब mask हो जाएंगे टॉक्सिन का स्पेसिफिक रिसेप्टर जो कि होस्ट सेल पर है, इट वुड नॉट बी एबल टू बाइंड विद इट, एंड एज अ रिजल्ट द होस्ट सेल विल बी प्रिवेंटिव फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेस. ज़ाहिर है एंटीटॉक्सिन उसके इफेक्ट को मार्क्स जो करें, इसी वजह से जो टॉक्सिन है दे आर नॉट एबल टू बाइंड विद द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द टारगेट सेल, और इसके नतीजे में क्या होगा कि डिजीज़ प्रिवेंशन हो जाएगी, इन्फेक्शन नहीं कॉज होगी. देन एंटीबॉडीज़, जो एंटीबॉडीज़ हैं अगेंस्ट पैथोजन also bind to the complement, and antibodies against pathogen also bind to the complement and lead to the lysis of pathogen. अब इस पॉइंट का मतलब है कि as we know that antibodies are very good in binding to the complement. ठीक है, जब वो complement को bind करेंगी, आफ्टर बाइंडिंग complement, तो complement फिक्स होगा एंड एंटीबॉडीज विल कॉज लाइसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर पैथोजन. जब पैथोजन की लाइसिस हो जाएगी मीन्स नो पैथोजन इज नो मोर एक्टिव एंड हैज़ एबिलिटी एंड डू नॉट हैव एनी एबिलिटी टू कॉज एनी डिजीज. इट इज़ अनदर वे ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन बाय यूजिंग एंटीबॉडीज using antibodies by complement fixation. Then coming to the complement mediated intracellular killing of pathogen, here you can see this point. इसका मतलब ये है कि अगर
पैथोजन ने सेल को इंटरसेलुलरली इफेक्ट किया। पहले हम बात करें तो एक्स्ट्रा सेलुलरली पैथोजन इफेक्ट कर रहा है। अब ये केस है कि जब पैथोजन ने सेल को इंट्रासेलुलरली इफेक्ट किया है तो कम्प्लीमेंट डायरेक्टली बाइंड करेगा उस इन्फेक्टेड सेल पे और ultimately it would cause lysis of infected cell. So it is another way of providing protection against such kind of infectious pathogen. Now in case of intracellular pathogen there is no neutralization process by antibodies. Intracellular pathogen no neutralization process by antibodies, क्योंकि एंटीबॉडीज़ अब एक्स्ट्रा सेलुलरी वायरस या बैक्टीरिया के साथ बाइंड कर सकती हैं। तो अगर पैथोजन की नेचर इंट्रासेलुलर है एंड इट इज़ गोइंग इनसाइड द सेल, तो एंटीबॉडीज़ आर नो मोर इफेक्टिव, क्योंकि ये सेल के अंदर मूव नहीं कर सकती तो टू बाइंड विद एंटीजन और टॉक्सिन। सो that's why in case of intracell pathogen you can say that neutralization process is no more effective. तो ये point आप लोगों को यहाँ पे clear हो गया होगा। And antibodies are not able to neutralize pathogen or antigen. For this purpose the immunization against the intracellular pathogen is achieved by cell mediated immunity. इसका मतलब क्या है कि मीन्स सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम को इस तरह से एक्टिवेट किया जाए, इंड्यूस किया जाए, स्टिमुलस प्रोवाइड की जाए कि सेल टू सेल इंटरेक्शन हो और इंट्रासेलुलर जो पैथोजन है जो सेल के अंदर हार्बर कर रहे हैं या रिजाइड कर रहे हैं, they are just going to kill by cell to cell interaction. So you can say that in vaccination or immunization process both strategy can be used. In order to first strategy is in order to activate humoral component or antibodies to provide protection against extracellular pathogen, and in second strategy क्या है कि cell mediated immunity है to provide protection against intracellular pathogen. So this is overall brief introduction about vaccination or the process of immunization. The other point we are going to discuss in this chapter is type of vaccination. As we know that vaccination or immunization is a process by which specific protection against the common pathogen is provided. So उन common pathogen के against protection कैसे दी जाएगी? By using compounds and molecules, or you can say that certain substances, and those compounds, molecules, substances are known as vaccines. So it is very important to know that how many kinds of vaccines are there. So there are different varieties or two modes of providing specific protection against mostly common and damaging pathogen, and it depends how we have to combat with that common and damaging pathogens. So this mode of immunization can be natural or artificial in their nature. Natural का मतलब है कि कुदरती तौर पर it will be going to be activated, और artificially का मतलब है कि we have to induce. In both cases immune system is going to be induced, क्योंकि immune system की induction होगी, stimulation होगी तो ही वो protection provide कर सकेगा। इसमें एक जो इंडक्शन है वो नेचुरल वे में हो रही है और एक बाय आर्टिफिशियल वे से हो रही है। सो अदर क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी वेज ऑफ इम्यूनाइजेशन आर देयर। Basically they are following are the types of immunization or ways of immunization. First one is active immunization and second one is passive immunization. Both of these type of immunization or vaccination are different according to their nature. That is how they have to perform their action. So in active immunization, as its name suggests that it is the active form of immunization, it is the induction of immunity after exposure to antigen. मतलब कि इसमें इम्यून सिस्टम की जो इंडक्शन की जा रही है वो इस तरह से की जा रही है कि उसको एक्सपोज करवाया जा रहा है एंटीजन से, क्योंकि एंटीजन ही एक ऐसी चीज़ है जो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सकती है। एंटीजन बेसिकली एक्टिवली एक्टिवेट कर सकती है इम्यून सिस्टम को, इसलिए यहाँ पे हम जो टर्म है एक्टिव की जो टर्म है एक्टिव इम्यूनाइजेशन की वो यूज़ कर रहे हैं।
मींस कि इसमें ऐसा एंटीजन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इम्यून सिस्टम को डायरेक्टली एक्टिवेट कर सकता है, और उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवली एक्टिवेट कर सकते हैं, तो इस टर्म को हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन. Now other point is antigenic exposure is mandatory for such kind of immunization. एंटीजेनिक एक्सपोजर के बगैर एक्टिव इम्यूनाइजेशन कभी भी अचीव नहीं हो सकेगी. एक्टिव इम्यूनाइजेशन कैन अकर नेचुरली बाय एक्सपोजिंग टू माइक्रोब्स और अदर एंटीजन. जैसे मैंने आपको बताया है कि दो तरीके हो सकते हैं इम्यून सिस्टम के एक्टिवली इंड्यूस होने के. एक तो ये कि उसने एंटीजन के साथ एक्सपोज होने के बाद एक्टिवली जो है इंड्यूस्ड होना है. इसके भी दो तरीके हैं कि एक तो ये कि वो नेचुरली कुदरती तौर पर उन एंटीजन से इम्यून सिस्टम एक्सपोज हो जाए ताकि वो एक्टिवेट हो सके, और दूसरा वे है कि आर्टिफिशली कि हम खुद से जो है वो एंटीजन को मैन्युफैक्चर करें और जो है उसका इम्यून सिस्टम का जो है वो इम्यून सिस्टम से एक्सपोज करवाएं उन आर्टिफिशली उन एंटीजन को ताकि वो इम्यूनाइज हो सके. सो हम कह सकते हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल दो वेज हैं बाय विच एक्टिव इम्यूनिटी कैन बी, एक्टिव इम्यूनाइजेशन कैन बी एक्टिवेटेड. एक और पॉइंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि देयर विल बी नो प्रायर एक्सपोजर बिफोर द एंट्री ऑफ एंटीजन इन एक्टिव इम्यूनाइजेशन. मीन्स कि पहले कभी उस एंटीजन से इम्यून सिस्टम में एक्सपोजर नहीं हुआ. अगर हो चुका है तो वो तो इम्यून सिस्टम पहले से एक्टिवेटेड होगा ना. लेकिन इसमें ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नो प्रायर एक्सपोजर बिफोर द एंट्री ऑफ एंटीजन. फॉर एग्जांपल ये ज़्यादातर इन्फेंट के केस में होता है, नौज़ायदा बच्चों के केस में होता है, एज़ कम्पेयर टू एडल्ट के, कि जो इन्फेंट है उनका कोई एक्सपोजर नहीं होता किसी एंटीजन से पहले से. इसलिए जब उनको एक्सपोजर होता है उनका एंटीजन से, सो दे आर गोइंग टू डेवलप द एक्टिव इम्यूनाइजेशन. सो देर विल बी नो प्री मेड एंटीबॉडीज़. मतलब कि उस एंटीजन के अगेंस्ट ऑलरेडी फॉर्म एंटीबॉडीज़ नहीं होंगी. क्यों एंटीबॉडीज़ नहीं होंगी? क्योंकि उनका ऑलरेडी उन एंटीजन का पहले से कोई एक्सपोजर हुआ ही नहीं हुआ इम्यून सिस्टम से, तो एंटीबॉडीज़ कैसे डेवलप होंगी. अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि इम्यून सिस्टम डेवलप एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द माइक्रोब्स. मीन्स कि जो एंटीजन बॉडी में जा रही हैं वो इस तरह से एक्टिवेट करेंगे इम्यून सिस्टम को कि जो एंटीबॉडीज़ की जनरेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी, वो स्टिमुलेट हो जाएगी. और ये जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं ये बड़ा ही स्लो प्रोसेस है, आप कह सकते हैं एंटीबॉडी जनरेशन का. अब इसके नतीजे में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इम्यून सिस्टम आएगा जो है मेमोरी रिस्पॉन्स, विच इज़ एंटीबॉडीज़ रिमेन इन यूज़ फॉर लॉन्गर टाइम. अब एंटीबॉडीज़ ब्लड में या बॉडी में ज़्यादा देर तक के लिए रहेंगी, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम उस माइक्रोब का, एंटीजन का या पैथोजन का एक्सपोजर हो, एंटीबॉडीज़ विल ऑलवेज बी देयर टू परफॉर्म देयर फंक्शन. और ये तभी पॉसिबल होगा जब मेमोरी रिस्पांस होगा, और इस मेमोरी रिस्पांस की वजह से इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट कर सकेगा हमारी बॉडी को अगेंस्ट दैट काइंड ऑफ पैथोजेंस. सो ये जो पॉइंट है कि आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनाइजेशन इट इज़ गोइंग टू बी अचीव्ड व्हेन वी आर गोइंग टू इंजेक्ट माइक्रोब्स बिफोर द नेचुरल एक्सपोजर. मीन्स कि अभी नेचुरल एक्सपोजर नहीं हुआ. नेचुरल एक्सपोजर होने से पहले ही हम अगर उन माइक्रोब्स को बॉडी में आर्टिफिशियली इंजेक्ट कर दें तो ये जो है ये आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनाइजेशन के अंडर आएगा. इसमें क्या हो रहा है कि इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है और एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस होना शुरू हो गया, और हमने इम्यून सिस्टम को कैसे, क्या मोड यूज़ किया, आर्टिफिशियल मोड यूज़ किया है एक्टिवेट करने का. और ऑन कॉन्ट्री ट्रीटेड माइक्रोब्स और टॉक्सिन कैन बी यूज फॉर द इम्यूनाइजेशन पर्पस. In contrast to active immunization there is a passive immunization. इसका मतलब है कि it is the induction of active humoral immunity. इसमें बेसिकली क्या है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी की एक्टिवेशन है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो सके. इसमें एंटीबॉडीज़ आर मैंडेटरी. एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन, एंटीबॉडीज़ की जो एंट्री है वो बड़ी ज़रूरी है पैसिव इम्यूनाइजेशन में. एंड एंटीबॉडीज़ की जो मैंने जनरेशन की बात की, एंट्री की बात की है, it occur directly by this process, that why it is known as passive immunization. And the active immunization can occur naturally by transfer of maternal antibodies to fetus by placenta. मीन्स कि इसमें क्या हो रहा है कि जो एंटीबॉडीज़ हैं मैटरनल की वो फीटस में जा रही हैं नेचुरली बाय प्लेसेंटा. तो इसको आप
नेचुरल जो है पैसिव इम्यूनाइजेशन के अंडर इंक्लूड कर सकते हैं। और दूसरा इसका मोड ये हो सकता है कि आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनाइजेशन या इंडक्शन हो सकती है। उसमें क्या है करें, इंजेक्ट कर रहे हैं गैमा ग्लोबुलिन्स को या इम्यूनोग्लोबुलिन्स को फ्रॉम अदर इंडिविजुअल या एनिमल से जो ऑलरेडी इम्यून हो चुके हैं अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक पैथोजन। अब क्या करेंगे इस केस में, उनसे एंटीबॉडीज़ लेंगे और वो दूसरे इंडिविजुअल में इंजेक्ट कर दी जाएंगी। एंड इसमें बेसिकली क्या करें, कोई भी एनिमल है या इंडिविजुअल जो ऑलरेडी इम्यून हो गया, अब उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं। अब उन एंटीबॉडीज़ को लेकर किसी दूसरे इंडिविजुअल में जो है इंजेक्ट किया जा रहा है ताकि वो स्पेसिफिक डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट कर सके। तो इट वुड बी टर्म्ड एज आर्टिफिशियल मोड ऑफ या आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन। मतलब कि पैसिव इम्यूनाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं कि डायरेक्टली एंटीजन या माइक्रोब्स को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे बॉडी में, बल्कि उसके रिस्पॉन्स में जो इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, उन एंटीबॉडीज़ को बॉडी में किसी इंडिविजुअल की बॉडी में डायरेक्टली हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। और ये जो एंटीबॉडीज़ हैं इट विल बी प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट such kind of potential pathogens. So this is the basic difference between active and passive immunization. अब नेक्स्ट चीज़ जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो है नेचुरल वर्सेस आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन। इनिशियली हमने क्या किया था, इम्यूनाइजेशन को एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन में कैटेगराइज किया था, लेकिन अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ एंट्री या इंडक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम हम इम्यूनाइजेशन को कैटेगराइज कर रहे हैं बाय नेचुरल मीन्स एंड आर्टिफिशियल मीन्स। अब बेसिकली नेचुरल इम्यूनाइजेशन में क्या हो रहा है, एक्विजिशन ऑफ इम्यूनाइजेशन या इम्यूनाइजेशन एक्वायर्ड की जा रही है बाय नेचुरल एक्सपोजर से। मीन्स कि नेचुरली बॉडी एक्सपोजर हो रही है, आउटसाइड या आर्टिफिशियली हम कोई चीज़ एंटर नहीं करवा रहे ताकि बॉडी जो है इम्यूनाइज हो सके, बल्कि नेचुरली जो है नेचुरल एक्सपोजर हो रहा है बॉडी का विद एंटीजन और माइक्रोब से, और जो है बॉडी जो है इम्यूनाइज हो रही है। इसकी एक एग्जांपल है मीज़ल वायरस की। अब बेसिकली मीज़ल्स के केस में क्या हो रहा है कि अगर किसी को इन्फेक्शन हो रहा है तो वो नेचुरली, अगर कोई उससे एक्सपोजर हो गया, उसको इन्फेक्शन हो गया, तो अब उस इंडिविजुअल की बॉडी में नेचुरल इम्यूनाइजेशन डेवलप हो जाएगी बाकी लाइफ के लिए। तो मींस कि अब जो ये जो बेसिकली मीज़ल का वायरस था उसकी नेचुरल एक्सपोजर हुई है ह्यूमन बॉडी से, किसी इंडिविजुअल की बॉडी से, और उसके अंदर इम्यूनाइजेशन नेचुरली डेवलप हो गई है अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक माइक्रोब्स। अब नेचुरल इम्यूनाइजेशन के रिजल्ट में क्या होगा कि नेचुरल एक्सपोजर टू द एंटीजन स्टिमुलेट द ह्यूमोरल इम्यूनिटी फॉर एंटीबॉडीज़। अब इस एंटीजन के एक्सपोजर के नतीजे में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी, और जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुई हैं वो क्या करेंगी, वो उस एंटीजन की न्यूट्रलाइजेशन करेंगी। जो बॉडी में एंटर हो चुकी है एंटीजन या किसी भी स्टेज में बॉडी में एंटर हो सकती है। इसका मतलब है जो इम्यूनाइजेशन का पर्पस है वो दो पर्पस, इम्यूनाइजेशन जो है वो दो पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो सकती है। एक है प्रोफाइलेक्टिकली, इसका मतलब ये है कि प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए, कि जो बॉडी नेचुरल एक्सपोजर हो नेचुरल उसका एक्सपोजर हो गया, नेचुरली इम्यूनाइज हो गया, और अगर कभी भी ऐसा एंटीजन माइक्रोब बॉडी में एंटर होगा तो बॉडी जो है प्रोटेक्टेड रहेगी अगेंस्ट दैट पार्टिकुलर पैथोजन। और थेराप्यूटिकली उसकी ट्रीटमेंट के लिए इट वुड बी एंटीबॉडीज जो हैं वो बॉडी में ही रहेंगी, और अगर लाइफ में कभी भी ऐसा एक्सपोजर हुआ तो बॉडी को ज़ाहिर है प्रोटेक्ट करेंगी। तो ये बेसिकली दो मोड्स हो गए। अब फर्दर क्या आ रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, देयर इज़ ऑल्सो एक्टिवेशन ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी फॉर इंट्रासेलुलर पैथोजन। और ये पॉइंट मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो क्यों नहीं इफेक्टिव रही इंट्रासेलुलर पैथोजन के अगेंस्ट, और सेल टू सेल इंटरेक्शन की क्यों हमें ज़रूरत पेश आती है। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की एक्टिवेशन भी नेचुरल इम्यूनाइजेशन से हो सकती है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि नेचुरल इम्यूनाइजेशन और एक्वायर्ड इम्यूनाइजेशन बाय ऑब्टेनिंग गैमा ग्लोबुलिन्स एंटीबॉडीज़ फ्रॉम अदर इंडिविजुअल। एक इसमें तरीका ये था कि बॉडी नेचुरली माइक्रोब से जो एक्सपोज हो रही थी, और दूसरा ये है कि अगर बॉडी में नेचुरली एंटीबॉडीज़ आ जाएं अगेंस्ट डिफरेंट फॉर्म ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट और माइक्रोब्स और पैथोजेंस, इट इज़ अनदर वे ऑफ नेचुरल इम्यूनाइजेशन। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि किसी दूसरे इंडिविजुअल की बॉडी से जो एंटीबॉडीज़ हो किसी और इंडिविजुअल की बॉडी में एंटर हो, लेकिन नेचुरल तरीके से।
अब नेचुरल तरीके से क्या मुराद है, जैसे ट्रांसफ़र ऑफ गैमा ग्लोबुलिन फ्रॉम मदर ब्लड टू फीटस वाया प्लेसेंटा, तो ये एक नेचुरल वे हो सकता है एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र का एक इंडिविजुअल की बॉडी से दूसरे इंडिविजुअल की बॉडी में। अब एक और वे है कि प्लेसेंटल सेल्स कंटेन सर्टन काइंड ऑफ रिसेप्टर, जैसे FCR गैमा फॉर IgG ट्रांसफ़र टू द फीटस। IgG की जो हैवी चेन है उसके अगेंस्ट ये रिसेप्टर हैं, इसलिए इन रिसेप्टर को FCR गैमा रिसेप्टर कहा जाता है। अब IgG जब मदर के ब्लड से फीटस की तरफ मूव करेगी थ्रू प्लेसेंटा, प्लेसेंटा बेसिकली एक लिंकेज है बिटवीन मदर एंड फीटस। अब ये जो प्लेसेंटल सेल्स हैं दोज कंटेन्स द रिसेप्टर्स, इन रिसेप्टर्स के साथ IgG पहले बाइंड करेगी और बाइंडिंग करने के बाद इट वुड मूव टुवर्ड्स द फीटस सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो गैमा ग्लोबुलिन्स हैं IgG, दे आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, मीन्स के मदर की बॉडी से फीटस की बॉडी में जा रही है। इसमें क्या है, नेचुरल प्रोसेस हो रहा है, कोई आर्टिफिशियल इंटरवेंशन नहीं। अब इसी तरह एक और नेचुरल ट्रांसफ़र है ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन IgA फ्रॉम ब्रेस्ट मिल्क टू बेबी। इसके मदर मिल्क से क्लस्ट्रम से जो एंटीबॉडीज़ फीटस एंटीबॉडीज़ बेबी में ट्रांसफ़र होती हैं उनको कहा जाता है IgA। तो ये भी एक नेचुरल वे है टू ट्रांसफ़र इम्यूनोग्लोबुलिन्स फ्रॉम मदर टू द बेबी। अब आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन की बात कर लेते हैं। आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन का मतलब है कि इट नीड सर्टन आर्टिफिशियल इंटरवेंशंस, मींस कि एक्वायर्ड इम्यूनाइजेशन बाय आर्टिफिशियल एक्सपोजर। नेचुरल इम्यूनाइजेशन में क्या हमने पढ़ा था कि एक्वायर्ड इम्यूनाइजेशन बाय नेचुरल एक्सपोजर, लेकिन इसमें क्या है, आर्टिफिशियल एक्सपोजर है। अब ये आर्टिफिशियल एक्सपोजर बॉडी को कैसे दिया जा रहा है, आर्टिफिशियल एक्सपोजर टू एंटीजन और माइक्रोब, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लेस वायरलेंट या एट्यूनेटेड वीक वायरल, वीक को भी कहते हैं एट्यूनेटेड, हीट किल्ड माइक्रोब्स टू द ऑर्गेनिजम्स। ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनकी ट्रीटमेंट की गई है बाय हीट। जब वो हीट से ट्रीट किए जाते हैं सो दे विल बिकम एट्यूनेटेड। एटेन्यूएटेड का मतलब ये है कि उनकी लाइफ तो है लेकिन उन्होंने जो अपनी वायरलेंस है वो वायरलेंस जो है वो लूज कर दी एंड दे आर नॉट एबल टू कॉज डिजीज। So when they will be injected artificially in the body, so this is the process of artificial जो है immunization। इसमें क्या करें, एंटीजन उस ऑर्गेनिज्म को आर्टिफिशियली जो है बॉडी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब फर्दर क्या है, आर्टिफिशियल एक्सपोजर टू एंटीजन स्टिमुलेट द ह्यूमोरल इम्यूनिटी फॉर एंटीबॉडीज़। अब ये जो एंटीबॉडीज़ ह्यूमोरल इम्यूनिटी से प्रोड्यूस हुई हैं ये ब्लड में रहेंगी, प्री फॉर्म एंटीबॉडीज़ ज़ाहिर होंगी। तो इन फ्यूचर अगर कभी भी वो जो एंटीजन है ये माइक्रो बॉडी पे हमला करेगा या फिर डिजीज़ कॉज करने की कोशिश करेगा तो ये एंटीबॉडीज़ उसको न्यूट्रलाइज कर देंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आर्टिफिशियल एक्टिवेशन ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी पॉसिबल है फॉर इंट्रासेलुलर पैथोजन। एंटीबॉडीज़ तो ठीक है एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन के अगेंस्ट होगी, लेकिन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इंट्रासेलुलर पैथोजन के अगेंस्ट आएंगी। लाइक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो एक इंट्रासेलुलर पैथोजन है उसके अगेंस्ट BCG वैक्सीन यूज़ की जाती है जो कि इंड्यूस करती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को। हेयर BCG स्टैंड फॉर बैसिलस कैलमेट ग्यूरेन। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है कि आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन और एक्वायर्ड इम्यूनाइजेशन बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग गामा ग्लोबुलिन्स एंटीबॉडीज फ्रॉम अदर इंडिविजुअल्स और इम्यून एनिमल सीरम, फॉर एग्जांपल एंटीबॉडीज अगेंस्ट टेटनस। अब इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि हम एक इंडिविजुअल है फॉर एग्जांपल उसको हम आर्टिफिशियली किसी एंटीजन से जो है उसका एक्सपोजर करवा रहे हैं। अब उस इंडिविजुअल की बॉडी ने उस एंटीजन या माइक्रोब के खिलाफ जो है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर लिया। अब उन एंटीबॉडीज़ को हम क्या करेंगे, प्योरीफाई करेंगे, प्योरीफाई करके आर्टिफिशियली किसी और इंडिविजुअल की बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाएंगे ताकि जो है वो जो दूसरा इंडिविजुअल है वो भी उस डिज़ीज़ के अगेंस्ट फाइट कर सके। तो ये बेसिकली एक वे है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनाइजेशन का। अब ये जो नेचुरल आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा और ये बड़े ही इंपॉर्टेंट वेज हैं फॉर द इंडक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ द पैथोजेंस। अब जो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनाइजेशन है इसका कंसेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पिछले पॉइंट में। अब बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि ट्रांसफ़र कर रहे हैं बाय इंजेक्टिंग स्पेसिफिक गामा ग्लोबुलिन्स फ्रॉम अदर इंडिविजुअल या अदर फ्रॉम अदर इम्यून एनिमल्स। अब ज़ाहिर है ये जो इम्यून एनिमल्स है मीन्स के इनका
एंटीजन से एक्सपोजर हुआ हुआ है और इनकी बॉडी ने जो एंटीबॉडीज़ है वो प्रोड्यूस कर लिया और इन एंटीबॉडीज़ को लेके हम किसी और इंडिविजुअल की बॉडी में आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनाइजेशन करवा रहे हैं। ये जो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है ये वेरियस टाइप ऑफ इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है वो यूज़ की जाती है, जैसे डिप्थीरिया, टेटनस, मीजल्स और रेबिस, इन के अगेंस्ट जो है वाइडली जो है यूज़ किया जा रहा है। अब अगली चीज़ ये है कि आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी इज़ ऑल्सो यूज अगेंस्ट वेरियस पॉइजनिंग कंडीशंस लाइक जैसे इंसेक्ट और स्टिंग बाइटिंग के खिलाफ भी इसको यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट वेरियस स्ट्रेन ऑफ मलेरिया प्रोड्यूसिंग प्लाज्मोडियम, उनके अगेंस्ट भी इनको यूज़ किया जाता है। रेप्टाइल्स या जैसे एंटीविनम एडमिनिस्ट्रेशन इन केस ऑफ स्नेक बाइटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। फूड पॉइजनिंग में भी इस टेक्निक को बड़ा वाइडली यूज़ किया जा रहा है। अब अगला पॉइंट ये कि जो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनाइजेशन है इज़ ऑल्सो यूज एज प्रोफाइलेक्टिव, ये मैंने पॉइंट डिस्कस किया है, प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट वेरियस इन्फेक्शियस डिजीज़ के पहले ही जो है किसी इंडिविजुअल की बॉडी में जो है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनाइजेशन ये जो मैंने डिस्कस किए हैं इनको इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए, ताकि अगर बॉडी में कभी भी ये जो हैं डिजीज़ हैं स्पेसिफिक, अगर ऐसे माइक्रोब्स बॉडी पे अटैक करें कभी भी, तो बॉडी के अंदर ऑलरेडी बॉडी सिक्रीशन में या ब्लड में वो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हों और कभी भी अगर ऐसी माइक्रोब्स अटैक करें तो वो उनके ख़िलाफ़ ज़रा प्री फॉर्म एंटीबॉडीज़ बॉडी में होंगी तो वो उनके ख़िलाफ़ फाइट कर सकेंगे और आपको वो बीमारी नहीं होने देगी। वैक्सीनेशन जैसे अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा, पोलियोमाइलिटिस वायरस, तो ये भी इसी के अंडर आ जाती हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये कि ये जो इनमें जो एंटीबॉडीज़ हैं वो जो यूज़ की जाती हैं वो बेसिकली यूजुअली ह्यूमन ओरिजिन की यूज़ की जाती हैं। अब ये जो एंटीबॉडीज़ आर यूजुअली ह्यूमन ओरिजिन, इसका मतलब ये कि कोई एक ह्यूमन है जिसको आर्टिफिशियल एक्सपोज करवाया गया किसी माइक्रोब से और उसके सीरम में एंटीबॉडीज़ आ गई और उस सीरम को लेकर किसी और इंडिविजुअल की बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए, तो इसको बेसिकली होमोलोगस एंटीसिरा की जो टर्म है वो दी जाएगी। होमोलोगस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि होमोलोगस मीन्स कि सेम स्पीशीज ज़ाहिर ह्यूमन है, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल की बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। या इसका एक दूसरा, जैसे मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, जो है ह्यूमन की बॉडी में को अगर किसी ह्यूमन को इम्यूनाइज करके एंटीबॉडीज़ दूसरे में इंट्रोड्यूस की, या कोई एनिमल को भी यूज़ किया जा सकता है। अब एनिमल ज़ाहिर है वो स्पीशी जो है वो चेंज कर गई, इसलिए उसको अगर उनसे उनके सीरम से लिया जा रहा है एंटीबॉडीज़ लेकर दूसरे में इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं, तो उसको ऐसा जो इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस है उसको हेटेरोलोगस एंटीसिरा के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। हेटेरोलोगस मीन्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज़। ये जो हेटेरोलोगस एंटीबॉडीज़ हैं ये इमीडिएट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देंगी, न्यूट्रलाइजेशन प्रोवाइड कर देंगी अगेंस्ट द इन्फेक्शियस एजेंट, लेकिन इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हैं, जैसे कि सीरम सिकनेस। हेटेरोलोगस है, ज़ाहिर बॉडी का अपना कंपोनेंट नहीं है, तो क्या होगा कि बॉडी के इम्यून सिस्टम उनको रिकॉग्नाइज करेगा और उनके खिलाफ एक्शन प्रोवाइड करेगा, तो उसकी वजह से जो डिजीज़ कॉज होती है उसको सीरम सिकनेस कहा जाता है। और इसके नतीजे में एक और एलर्जिक कंडीशन हो सकती है जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है, एनाफाइलेक्सिस के फॉर्म में हमारे सामने आए। ये जो हेटेरोलोगस एंटीसिरा एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस भी कॉज कर सकते हैं, सो दे आर नॉट प्रेफरेबली यूज्ड। लेकिन होमोलोगस जैसे मैंने बात की कि हेटेरोलोगस एंटीसिरा में रिस्क है, उसी तरह से जो होमोलोगस एंटीसिरा है उसमें भी जो है रिस्क है कि जो होमोलोगस एंटीसिरा है देयर इज़ अ पोटेंशियल रिस्क ऑफ ट्रांसमिटिंग HIV एंड हेपेटाइटिस। अगर फॉर एग्जांपल वो इंडिविजुअल है वो प्रॉन हुआ हुआ है इन वायरसेस से, तो और अगर उसका एंटीसिरा लेकर किसी और इंडिविजुअल में ट्रांसफ़र किया जाए तो एक पोटेंशियल रिस्क हो सकता है। तो पहले तो क्या है कि एक अप्रोच तो ये थी कि जो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनाइजेशन की कि जो है उस एंटीबॉडीज़ के ज़रिए की जाती थी, लेकिन अब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को भी यूज़ किया जा रहा है फॉर पैसिव ट्रांसफ़र।
ये ज़्यादातर कैंसर या इम्यूनोडेफिशिएंसी के केस में किया जा रहा है कि ऐसे पेशेंट उनके बॉडी से जो सेल्स हैं वो आर्टिफिशियली लेकर किसी और इंडिविजुअल की बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिए जाएं ताकि वो इम्यूनाइज हो जाएं अगेंस्ट दीज डिजीज़। तो ये सारा कुछ भी हम आर्टिफिशियली कर रहे हैं, तो इसको भी हम आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनाइजेशन के अंडर जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। सो इट वाज ओवरऑल कंसेप्ट अबाउट आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनाइजेशन। अब अगर हम बात करें आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनाइजेशन की, तो इसमें जैसे कि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इसमें क्या हो रहा है कि ट्रांसफर बाय इंजेक्टिंग लाइव डेड और कंपोनेंट ऑफ माइक्रोब्स, मतलब आप डायरेक्टली माइक्रोब्स एंटीजेंस को बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। आर्टिफिशियल है तो इसका मतलब है कि इसमें इंजेक्ट जो है वो करवाया जा रहा है। अब कौन कौन सी वैक्सीन जो हैं वो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनाइजेशन में यूज़ की जाती हैं, वो हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि लाइव एटेनुएटेड ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है, किल्ड ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है, और सब यूनिट वैक्सीन इस्तेमाल की जाती हैं। अब अगर मैं बात कर रही हूँ लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन की, तो उसमें क्या है कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म है उसको इनएक्टिवेट किया गया है बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग। इसकी वजह से क्या है कि ऑर्गेनिज्म जो अपनी वायलेंस है, जो उसकी पॉइजनिंग एबिलिटी है, वो लॉस कर दी है, और इट इज़ यूज अगेंस्ट सर्टन टाइप ऑफ इन्फेक्शन लाइक स्मॉल पॉक्स के केस में लाइव वैक्सीन को यूज़ किया जाता है। मीजल्स के केस में, मम्प्स, हेपेटाइटिस ए वायरस के केस में बड़ी इफेक्टिव है। और इसके अलावा लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन भी हैं, वो भी अवेलेबल हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, बीसीजी वैक्सीन है, उसको यूज़ किया जाता है। अब अगर मैं बात करूँ किल्ड वैक्सीन की, तो उसमें क्या है कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स को इतना हीट किया गया है, ऐसी केमिकल ट्रीटमेंट दी गई है या फिर यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को यूज़ किया गया है कि उनको किल करा दिया गया है, और किल करके उनको किल करवा के बॉडी में एंटर करवाया गया है, और जो है बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यूनाइज हो गई है। आर्टिफिशियली एंटर करवा रहे हैं, लेकिन एंटीजेंस को डायरेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी में एंटर करवा रहे हैं, और ये ज़्यादातर किए जाती है वायरल इन्फेक्शन की। अगर मैं बात करूँ पोलियो, रेबीज़ और इन्फ्लुएंजा के केस में है, और मोस्ट बैक्टीरियल वैक्सीन हैं जैसे टाइफाइड, कॉलेरा, प्लेग और एंड पर्टिसिस। दे आर सर्टेन बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसके खिलाफ किल्ड वैक्सीन यूज़ किया। टाइफाइड, सल्मोनेला टाइफी ज़ायरा कॉज करेगा, कॉलेरा विब्रियो कॉलेरा कॉज करेगा। प्लेग वुड बी कॉज बाय द बैक्टीरिया यर्सीनिया पेस्टिस। ये जो पर्टेसिस है, ये एक रेस्पिरेटरी इलनेस है, या जिसको वुपिंग कफ भी कहा जाता है, और ये बॉटिला पर्टेसिस जो एक बैक्टीरिया उसकी वजह से कॉज होती है। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं सब यूनिट वैक्सीन्स की। इसमें बेसिकली क्या है, वेरियस कंपोनेंट ऑफ माइक्रोब्स हैं जिसको यूज़ किया जाएगा टू प्रोवाइड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनाइजेशन, जैसे कि पॉलीसेक्राइड्स को यूज़ किया जाता है फ्रॉम कैप्सूल्स एंड प्रोटीन सरफेसेस से, जो और अगर जो है पॉलीसेक्राइड्स को यूज़ किया जा रहा है, तो दे विल बी यूज एज अ टी इंडिपेंडेंट एंटीजन। और आप लोगों को अब आइडिया है कि टी इंडिपेंडेंट एंटीजन कौन सी ऐसी एंटीजन जिनकी न्यूट्रलाइजेशन के लिए टी सेल्स की ज़रूरत नहीं है, और प्रोटीन्स जो हैं प्रोटीन अगर पार्ट को यूज़ किया जा रहा है, प्रोटीन कंपोनेंट माइक्रोब उसको यूज़ करते हैं, तो वो टी डिपेंडेंट एंटीजन मीन्स के ऐसे एंटीजन जिनकी न्यूट्रलाइजेशन के लिए जो है टी सेल्स की ज़रूरत है। आप लोगों को अब आइडिया है कि टी इंडिपेंडेंट एंटीजन क्या है और टी डिपेंडेंट एंटीजन क्या है। मैं उनकी डिटेल में नहीं जाऊँगी, आप लोग ऑलरेडी इस बारे में पढ़ चुके हैं। ये बेसिकली जो सब यूनिट वैक्सीन्स हैं, ये बेसिकली किस यूज़ किए जाते हैं फॉर रिड्यूसिंग द टॉक्सिसिटी, और ये ज़्यादातर नीमोकोकस जो है निमोनिया के केस में बेसिकली प्रोवाइड करती है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनाइजेशन। अब रिड्यूसिंग द टॉक्सिसिटी का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर लाइव वैक्सीन्स की मैं बात करूँ, तो वो दोबारा अगर आपको डिजीज़ रिवर्ट करवा सकती हैं, डिजीज़ कॉज करवा सकती हैं, लेकिन अगर सब यूनिट वैक्सीन की बात करें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है। दे विल बी यूज फॉर रिड्यूसिंग द टॉक्सिसिटी, क्योंकि ये पूरा बैक्टीरिया नहीं है बल्कि कुछ कंपोनेंट्स हैं उसके सब यूनिट वैक्सीन में, एंड दे डू नॉट हैव एनी एबिलिटी टू कॉज डिजीज। दिस कंपोनेंट हैज ओनली एबिलिटी टू इंड्यूस द इम्यून सिस्टम।
यहाँ पे जो पॉलीसेक्राइड्स हैं ये कैप्सूल में प्रेजेंट होंगे और प्रोटीन्स आपको पता है कि सरफेसेस पे प्रेजेंट होंगी। और जो पॉलीसेक्राइड्स हैं वो जो पॉलीसेक्राइड कंपोनेंट है वो ऐसे एंटीजन के कंपोनेंट होंगे जो टी इंडिपेंडेंट होंगे, मतलब डायरेक्टली बी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे ताकि वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर सकें। और प्रोटीन जो है ऐसी एंटीजन होगी जो टी इंडिपेंडेंट होगी, जो ज़ाहिर है जिनको टी सेल्स की ज़रूरत होगी, वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो नीमोकोकस इन्फेक्शन के अगेंस्ट है। सो दिस वाज द ओवरऑल कंसेप्ट अबाउट आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनाइजेशन। अदर टाइप ऑफ वैक्सीन है नोवल वैक्सीन, जिनके बारे में कहा जा सकता है, नोवल नाम से सजेस्ट हो रहा है कि इनोवेटिव हैं, न्यूली डेवलप आइडियाज़ के नतीजे में जो वैक्सीन डेवलप हुई हैं या नोवल वेज के ज़रिए जो वैक्सीन डिज़ाइन हुई हैं उनको नोवल वैक्सीन कहा जाता है। मीन्स कि जो कन्वेंशनल वे हैं एक्टिव या पैसिव इम्यूनाइजेशन उससे थोड़ा हट के कुछ जो वैक्सीन को डिज़ाइन किया गया है उनको हम नोवल वैक्सीन की कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे। और ज़ाहिर है अब ये जो वैक्सीन इंक्लूड हो रही हैं इनके कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिशियल इफ़ेक्ट होंगे, उसी वजह से इनको यूज़ किया जा रहा है या रिकमेंड किया जा रहा है। बेसिकली नोवल का मतलब ये कि यूनिक है आइडिया फॉर डेवलपिंग द वैक्सीन्स। अब अगला पॉइंट ये है कि रिडक्शन इन टॉक्सिसिटी, मींस कि जैसे हमने लाइव अगर एटीन्यूएटेड वैक्सीन की बात करें तो वो मैंने कहा था कि वो अपना इफेक्ट रिवर्ट कर सकती हैं और टॉक्सिक कॉज कर सकती हैं बॉडी में। लेकिन अगर नॉवल वैक्सीन है तो ज़ाहिर है वो एक यूनिक वे से डिज़ाइन हुई हैं, उनके अंदर कुछ ऐसी ऐसी एट्रीब्यूट्स हैं जो डिफरेंट हैं फ्रॉम दूसरी वैक्सीन से, कन्वेंशनल वैक्सीन। तो मीन्स कि उनके जो टॉक्सिसिटी इफेक्ट हैं वो बड़े कम हैं या ना होने के बराबर हैं। और ये जो है दोनों ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी दोनों को प्रोवोक कर सकते हैं। मीन्स के इंट्रासेलुलर पैथोजन और एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन के लिए भी इक्वली बेनिफिशियल हो सकती हैं। मेनली जो है एक्सपेरिमेंटली इनको यूज़ किया जा रहा है और क्लिनिकल यूज़ में जो है वो इन फ्यूचर इंशाल्लाह ये नोवल वैक्सीन जो हैं वो अवेलेबल होंगी। अब इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं नोवल वैक्सीन की जो अवेलेबल हैं। इस टॉपिक को ज़रा हम ब्रीफ ही रखेंगे। जैसे अगर मैं डीएनए वैक्सीन की बात करूँ तो क्लोन्ड वायरल पेप्टाइड जो हैं बेसिकली इसमें यूज़ किए जाते हैं और जो कि ट्रांसफेक्ट किया जाते हैं इनटू होस्ट सेल में। और इसके नतीजे में क्या होगा कि ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड रिस्पांस आएगा, इम्यून रिस्पांस आएगा। और जैसे कि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स के केस में आ रहा था, तो ये जो है उम्मीद है कि ये जो एंटी HIV डीएनए वैक्सीन जो है वो जल्द अवेलेबल होंगी। लेकिन इसकी जो है एफिशिएंसी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे इतनी नहीं आई, इसके ऊपर मज़ीद अभी काम जारी है। और जैसे ही कोई रिनाउंड इफेक्ट आएंगे तो नोवल वैक्सीन विल बी अवेलेबल। और इसके अलावा अगर हम बात करें इम्यूनो डोमिनेंट पेप्टाइड्स की, तो ये बड़ी इम्यूनो डोमिनेंट पेप्टाइड्स हैं, तो ये बड़े सिंपल हैं, इजी टू प्रिपेयर हैं और मेजर हिस्टोकम्पेटेबिलिटी कम्प्लेक्स के साथ इनकॉपरेट कर किए जाते हैं बॉडी में। और ये भी दोनों ही प्रोवोक करेंगे। जैसे नोवल वैक्सीन की मैंने बात की थी, ह्यूमोरल सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी दोनों को ही प्रोवोक कर सकते हैं। ये एक्चुअली जो इम्यूनोडोमिनेंट पेप्टाइड्स हैं इनके नाम से पता चल रहा है ये ऐसे पेप्टाइड्स हैं जो इम्यूनोलॉजिकली डोमिनेंट हैं, ये डायरेक्टली इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे, दैट्स वाई दे आर इम्यूनोडोमिनेंट। बेसिकली पेप्टाइड्स प्रोटीन है, टी डिपेंडेंट एंटीजन है। टी डिपेंडेंट एंटीजन को अगर एंटीजन को प्रेजेंट करना है तो ज़ाहिर है उसे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की ज़रूरत होगी। और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल प्रोसेस करने के बाद MHC के साथ इनकॉपरेट करा के ही ज़ाहिर है उसको प्रेजेंट करेंगे ताकि वो इंड्यूस कर सके ह्यूमोरल सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स को। ये ओवरऑल स्टेप जो है प्रोसेस आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। अगर हम उन पेप्टाइड्स को ऐसे विदाउट मतलब डायरेक्टली एंटर करने के बजाय उनकी पहले से इनकॉपरेशन कर दें MHC के से ज़रिए, तो ये प्रोसेस बड़ा ही तेज़, आसान और जल्द हो जाएगा और बड़े अच्छे तरीके से ह्यूमोरल सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स जो है उसको इनिशिएट कर सकेगा। और इसके नतीजे में और इस वजह से इनकॉपरेशन की वजह से विद MHC की वजह से ये जो पेप्टाइड्स हैं दे विल एक्ट एज इम्यूनोडोमिनेंट पेप्टाइड्स। और जो थर्ड इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है वो एंटी इडियोटाइप एंटीबॉडीज़ है। इनके नाम से पता चल रहा है ये ऐसी एंटीबॉडीज़ हैं जो पॉलीसेक्राइड एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट यूज़ हो रही हैं। एंटी इडियोटाइप का मतलब ये है कि सम टाइम बॉडी में अगर सेल्फ टिश्यू के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएं तो वो सेल्फ टिश्यूज़ को डैमेज करती हैं और ऑटो इम्यूनिटी कॉज करती हैं। अगर हम उन एंटीबॉडीज़ को न्यूट्रलाइज करके कर दें कोई एक और एंटीबॉडीज़ यूज़ करके,
तो दैट एंटीबॉडी वुड बी कॉल्ड एज एंटी इडियोटाइप एंटीबॉडीज़। तो वो एंटीबॉडी जो सेल टिश्यूज़ को डैमेज करने जा रही है, उस एंटीबॉडी को एंटी इडियोटाइप एंटीबॉडी यूज़ करके मास्क कर दिया जाए या न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, तो दैट एंटीबॉडी विल जो सेल्फ टिश्यूज़ को डैमेज करी है विल नॉट बी अवेलेबल टू कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल टिश्यूज़ और ऑटो इम्यूनिटी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो एंटीबॉडी है ये बड़ी बेनिफिशियल है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ जो सेल्फ टिश्यूज़ के लिए डैमेजिंग है। सो दिस वाज ओवरऑल concept about novel vaccines। अब इस चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करना जा रहे हैं वो है रोल ऑफ एडजुवेंट इन वैक्सीनेशन। अब एडजुवेंट का हमें पता है कि एडजुवेंट क्या है, दे आर द सब्सटेंस विच इंक्रीज द एंटीजेनिसिटी ऑफ वीक एंटीजन्स। अब वीक की जो एंटीजन है वो लाइव एंटीजन की फॉर्म में भी हो सकते हैं, किल्ड की फॉर्म में, या सब यूनिट एंटीजन की फॉर्म में भी हो सकते हैं। और ये जो एडजुवेंट हैं ये दो तरह की फॉर्म में यूज़ किए जा सकते हैं, एक है केमिकल है, दूसरा है बायोलॉजिकल। केमिकल की अगर मैं बात करूँ तो उसमें एलम या एल्यूमिनियम सॉल्ट को यूज़ कर सकते हैं, और ये जो ओनली केमिकल इज़ फॉर्म ऑफ एडजुवेंट इज़ सुइटेबल फॉर ह्यूमन यूज़। और ये ज़्यादातर डीटीपी के केस में इस्तेमाल होती है। डीटीपी स्टैंड फॉर डिप्थीरिया, टेटनस एंड पर्टुसिस के केस में, इन इन्फेक्शंस के केस में इसको यूज़ किया जाता है। अब ये जो एलम है इसका क्या रोल है, ये बेसिकली क्या करती है, ये कॉज करती है स्लो रिलीज ऑफ एंटीजन। अब जो एडजुवेंट है इसको जब वैक्सीनेशन के साथ इंट्रोड्यूस करवाना है तो उसका जो वो है रूट है वो हमें पता है सबक्यूटेनियस भी हो सकता है, इंट्रामस्कुलर भी हो सकता है, इंट्रावीनस भी हो सकता है। जब ये इट इज़ गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी, ये जो एडजुवेंट और वैक्सीनेशन का कॉम्बिनेशन है ये बेसिकली उस एंटीजन को स्लोली रिलीज़ करवाएगा। अब स्लोली रिलीज़ की वजह से क्या होगा कि इम्यून सिस्टम जो है वो ग्रेजुअली एक्टिवेट होगा। इस ग्रेजुअल जो है रिलीज ऑफ एंटीजन की वजह से आप कह सकते हैं, या ग्रेजुअल इम्यून रिस्पांस की वजह से कह सकते हैं कि जो इम्यून रिस्पांस है वो अप्रोप्रिएट है इन नेचर। ऑल्सो इट कॉजेज इंक्रीज इन TLR इंटरेक्शन। जब एलम जो बॉडी में एंटर होती है उसने इंटरेक्ट करना है विद द फेगोसाइट्स, तो उन इम्यून सेल्स के ऊपर जो टोल लाइक रिसेप्टर्स हैं, TLR स्टैंड फॉर टोल लाइक रिसेप्टर्स, तो ज़ाहिर है वो एलम जो है वो एंटीजन का उनके साथ इंक्रीज इंटरेक्शन कॉज कर देगी। इसके नतीजे में जो इम्यून रिस्पांस होगा वो भी अप्रोप्रिएट होगा और इंक्रीज द एक्टिवेशन ऑफ मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट्स हो जाएगी, और इसके नतीजे में इंक्रीज साइटोकाइन सिक्रीशन हो जाएगी। और आप कह सकते हैं कि ये जो सारी चीज़ें ये अप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पांस जनरेशन की तरफ लेके जा रही है, और ये सिर्फ और सिर्फ एडजुवेंट और वैक्सीनेशन के कम्बिनेशन की वजह से पॉसिबल हो सका है। अब दूसरी फॉर्म ऑफ एडजुवेंट बात कर लेते हैं, वो है बायोलॉजिकल एडजुवेंट की, जिसमें सर्टेन बैक्टीरिया को यूज़ एज एडजुवेंट किया जा सकता है, जिसमें सर्टेन बैक्टीरिया आर यूज्ड एज बायोलॉजिकल एडजुवेंट, जिसमें बैक्टीरियल प्रोडक्ट आ जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल इसमें है बी पेट्रिसिस की, जिसको यूज़ किया जा सकता है एज एन एडजुवेंट। बी पेट्रिसिस स्टैंड फॉर बॉर्डेटेला पेट्रिसिस। इसके अलावा माइकोबैक्टीरियम बोविस और BCG और अदर को भी यूज़ किया जा सकता है। और ये जो हैं ये जो बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स हैं इनको यूज़ किया जाता है इन कम्बिनेशन विद ऑयल एंड डिटर्जेंट, और ये यूज़ किए जाते हैं फॉर द एक्टिवेशन ऑफ मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइटोस एंड साइटोकाइन सिक्रीशन। लेकिन इसमें जैसे मैंने आपको बता चुकी हूँ कि सिर्फ जो केमिकल फॉर्म है वो ज़्यादा सुइटेबल है फॉर ह्यूमन यूज़।
ये जो बॉडीटेला पैटोसिस है, इट इज़ यूज एज एन एडजुवेंट विद डिफरेंट वैक्सीन्स, और जब ये वैक्सीन्स के साथ कम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है तो ज़ाहिर है ये फिर जो है इम्यून रिस्पॉन्स को है अप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने में हेल्प करेंगे। और ज़ाहिर है जिस एंटीजन के साथ उसको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है उसकी एंटीजेनिसिटी को इंक्रीज़ कर देंगे, उसी तरह एम्बोविस भी करेगा, बीसीजी और अदर्स भी करेंगे। अब बेसिकली हमें क्या है, हमें इन एडजुवेंट की स्लो रिलीज, इन एडजुवेंट को क्या चाहिए, स्लो रिलीज ऑफ एंटीजन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन मिक्सचर को मिक्स करेंगे ऑयल और डिटर्जेंट्स के साथ, ताकि उनकी जो स्लो रिलीज है वो पॉसिबल हो सके और अप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स है वो जनरेट हो सके। इसे दे आर यूज इन कम्बिनेशन विद ऑयल एंड डिटर्जेंट्स। अब बॉडी का आपको पता है कि हमारी बॉडी का एक्वस मीडियम है, और जब इन वैक्सीन और एडजुवेंट को विद ऑयल एंड डिटर्जेंट यूज़ के साथ यूज़ किया जा रहा है, तो फिर इनका जो रिलीज़ है वो ज़ाहिर है हमारी बॉडी में स्लोली होगा, और जितना स्लोली होगा उतना अच्छा जो इम्यून रिस्पॉन्स ग्रेजुअली जनरेट होगा और अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जनरेट होगा। अब बेसिकली इसमें मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट एक्टिवेट हो रहे हैं, साइटोकाइन सिक्रीशन हो रहे हैं, मीन्स के ऑल काइंड ऑफ सेल विल बी गोइंग टू बी एक्टिवेटेड। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एडजुवेंट हैं उनका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है वैक्सीनेशन को के इफ़ेक्ट को ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। सो दिस वाज ओवरऑल कंसेप्ट अबाउट रोल ऑफ एडजुवेंट इन वैक्सीनेशन। अब बात कर लेते हैं कुछ एडवर्स इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन के। जैसे हमने वैक्सीनेशन की बात की कि प्रोसेस है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है बॉडी को अगेंस्ट पोटेंशियल इन्फेक्शंस या इन्वेडिंग पैथोजन, लेकिन इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट भी हो सकते हैं, तो उनको हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एडवर्स इफेक्ट आ जाता है, अब हमने पता है कि हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट फॉर्म में लाइव किल्ड या सब यूनिट वैक्सीन की फॉर्म में जो है इंक्लूड कर रहे हैं। तो जो एडवर्स इफेक्ट आ जाता है लाइव माइक्रोब्स के केस में, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि जो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये होस्ट सेल्स के अंदर जाके कोई ना कोई डिजीज़ कॉज कर दें, या उनकी जो वायरलेंस है वो कम्प्लीटली लूज ना हुई हो और वो दोबारा वायरल हो जाए और टॉक्सिसिटी क्रिएट कर दें। तो ये जो सीवियर इफ़ेक्ट हैं ये रेयर, माइल्ड और मॉडरेट हो सकते हैं इन केस ऑफ वैक्सीनेशन। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ज़्यादातर जो है सीवियर इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, लेकिन माइल्ड और मॉडरेट इफ़ेक्ट जो हैं वो बिल्कुल पॉसिबल हैं इन केस ऑफ वैक्सीनेशन। जैसे एक्टिव इम्यूनाइजेशन के केस में जो एडवर्स इफेक्ट आते हैं, फीवर, बुखार हो सकता है, मलेज, बेसिकली लेथार्जी या वीकनेस इन द बॉडी, या डिसकम्फर्ट या बॉडी अनकम्फर्टेबल कंडीशन में जा सकती है, जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, रूबेला वैक्सीनेशन के केस में हो सकता है, और पर्टिसिस के केस में अगर बॉडीटेला पर्टिसिस के अगेंस्ट जैसे वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जा रही है तो इट कैन बी फैटल। इसके अलावा डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉज हो सकते हैं इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन के केस में। अगर डीपीटी की बात करें, डीपीटी वैक्सीनेशन की बात करें तो इसके केस में क्या होगा कि लोकल इफ़ेक्ट्स लाइक रेडनेस या स्वेलिंग या पेन हो सकती है। ये तमाम एडवर्स इफेक्ट के अंडर आ रहे हैं। डीपीटी बेसिकली डिप्थेरिया, पर्टिसिस और टेटनस के अगेंस्ट जो है वैक्सीनेशन है। इसके लिए आप दोनों टर्म यूज़ कर सकते हैं, डीपीटी भी कर सकते हैं, डीटीपी भी कर सकते हैं। मीन्स के आप डिप्टेरिया, पर्टिसिस, टेटनस या डिप्टेरिया, टेटनस, पर्टिसिस दोनों ही टर्म्स इसके लिए जो हैं इक्वली यूज़ हो रही हैं। माइल्ड और मॉडरेट इफेक्ट में जैसे आ सकता है फीवर, ड्राउजीनेस, वॉमिटिंग और एनोरेक्सिया जैसी कंडीशंस आ सकती हैं। ड्राउजीनेस तो बेसिकली फेंट कंडीशन आ जाएगी, और एनोरेक्सिया में बेसिकली आ जाएगा ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है जो करेक्टराइज्ड है बाय नॉर्मली बाय लो बॉडी वेट एंड इंटेंस ऑफ फियर ऑफ गेनिंग वेट एंड डिस्टॉर्टेड परसेप्शन ऑफ वेट। मीन्स के एनोरेक्सिया एक ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट इस हद तक नहीं खाता कि उसका जो बॉडी वेट ऑलरेडी लो डाउन होता है और जो है ड्रिप्स की कंडीशन तक आ जाती है, और उसको ड्रिप्स के ज़रिए डिफरेंट चीज़ों के ज़रिए उसको जो है उसकी बॉडी में खाना जो है वो इंजेक्ट करवाना पड़ता है। फिर सीवियर इफ़ेक्ट्स जो हैं अगर मैं बात करूँ तो वैक्सीनेशन के आ जाएंगे, जैसे परसिस्टेंट क्राइंग, फीवर, कन्वर्जन्स, कोलैप्स, एक्यूट इंसेफेलोपैथी, परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ड्यू टू पर्टिसिस कंपोनेंट। अब वैक्सीनेशन का हमें पता है पार्टिकुलरली इन्फेंट्स के अंदर इस्तेमाल होती हैं।
तो बच्चों के केस में क्या होगा, परसिस्टेंस क्राइम विल बी देयर, लगातार रोते रहेंगे। फीवर, कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब है कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स डिफरेंट इसकी वजह से हो सकते हैं, जिसमें बॉडी मूवमेंट शेकी हो जाती हैं, अनकंट्रोलेबल हो जाती हैं, कोलैप्स हो जाती है, बॉडी कोलैप्स हो सकती है, एक्यूट इंसेफेलोपैथी हो सकती है, कि सर्टेन न्यूरोलॉजिकल इन्फेक्शंस इसकी वजह से कॉज हो सकती हैं, और परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट इज़ देयर। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ एडवर्स इफेक्ट हैं एज अ रिजल्ट ऑफ डीपीटी वैक्सीनेशन। सिमिलरली ये जो स्वीयर इफेक्ट्स हैं ये पर्टिसिस कंपोनेंट्स की वजह से भी हो सकते हैं। डिफ्थेरिया, पर्टिसिस और टेटनस ये कम्बिनेशन वैक्सीन है, इसमें जो पर्टिसिस का कंपोनेंट है उसकी वजह से भी ये स्वीयर इफेक्ट्स हो सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं पर्टिसिस से रिलेटेड जो भी एंटीजन या ऑर्गेनिज्म उनकी वजह से सारे इफेक्ट्स आ सकते हैं। ये परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, ये सब डीपीटी वैक्सीनेशन के हाईली एडवर्स इफेक्ट में आप इनको इंक्लूड कर सकते हैं। इसलिए फिर एक स्टेटमेंट हम बिल्ड कर सकते हैं, ये जो आर्टिफिशियल वैक्सीनेशन है उसके एडवर्स इफेक्ट तो हैं, हार्मफुल इफेक्ट तो बॉडी पे नो डाउट हैं, लेकिन ये जो हार्मफुल इफेक्ट हैं ये विद द टाइम जो है रिलीव हो जाते हैं, बॉडी से निकल जाते हैं, और अल्टीमेटली आपको जो वैक्सीनेशन है उसका जो है जो उसके बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स जो हैं वही मिलते हैं, और बल्कि हम ये कह सकते हैं जो उसके वैक्सीनेशन के फ़ायदे उसके नुकसानात से बहुत ज़्यादा, इसलिए इट इज़ हाईली रिकमेंडेबल इवन आफ्टर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन के वैक्सीनेशन शुड बी यूज़, और टाइम टू टाइम जो है इसकी मॉनिटरिंग बड़ी ज़रूरी है, और वैक्सीनेशन एक इंडिविजुअल को उसके लाइफ टाइम में प्रोवाइड होनी चाहिए ताकि वो डिफरेंट डिजीज़ के अगेंस्ट जो है इम्यूनाइज हो सके और अच्छे तरीके से जो अपनी लाइफ है उसको सेटल डाउन कर सके। सो दिस वॉज ओवरऑल कंसेप्ट अबाउट द वैक्सीनेशन चैप्टर। Thank you very much.